नमस्कार स्टूडेंट। आज हम भारत के राज्यों की राजनीति का चौथा मिनट लगभग चौथा मिनट की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें जिसमें टॉपिक है भारत राज्य स्वतंत्रता की बढ़ती हुई मांग। राज्य स्वतंत्रता की मांग के संबंध में पढ़ेंगे। तो 26 जनवरी 1950 को भारत ने संविधान लागू किया, जिसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया और केंद्र तथा राज्यों की शक्ति का बंटवारा सूची के माध्यम से किया गया था। परंतु भारत में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण आरंभ से ही एक विवाद की स्थिति बनी। विवाद की स्थिति बनने का कारण यही रहा है कि भारत निर्वाचित सभा में अनेक सदस्य इस ओर आपत्ति उठाई गई थी कि शक्ति के विभाजन यह योजना संघीय इकाई को नगर पालिका के स्थान पर प्रदान करती है। संविधान लागू होने के बाद भारतीय संविधान की संघात्मकता को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा था और राज्य सरकारों की सीमित शक्तियों को दृष्टि में रखते हुए संविधान शास्त्रियों ने उसे एक संघीय संविधान स्वीकार करने को तैयार नहीं है। संविधान द्वारा केंद्र सरकार को विस्तृत शक्तियां प्रदान की गई और राज्यों को निसंदेह कम शक्तिशाली बनाई गई है। संविधान लागू होने के बाद से सन 1967 के चतुर्थ आम चुनाव तक भारत में केंद्र और राज्य सरकार के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे और उनके बीच कोई भी संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न नहीं हुआ। इसका मुख्य कारण यही रहा है कि केंद्र और अधिकांश राज्यों में एक ही राजनीतिक दल कांग्रेस का सत्ता था, मगर 1969 के आम चुनाव में एक दलीय अधिपत्य का अंत हो गया और भारतीय संघ में 8 घटक राज्यों में कांग्रेस दल को बहुमत प्राप्त न हो सका। फलस्वरूप इन राज्यों में गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकार का निर्माण हुआ, जिसके पश्चात केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण असमंजस उत्पन्न पैदा हो गया। राज्य सरकारों की ओर से ये स्वायत्तता की मांग की गई कि यहाँ पर तमिलनाडु में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके जैसी प्रादेशिक पार्टियों ने भारतीय संघ से पृथक होने तक की भी धमकी दे दी थी। यह नारा भी दिया था कि भारत वालों के लिए और तमिलनाडु तमिल लोगों के लिए है। कहने का मतलब ये है कि माना जाता है कि जब 1969 में पहली बार आम चुनाव या राज्य चुनाव हुए, तब लोगों के मन में एकता के सुर से एक राज्य व्यवस्था को अस्वीकार करने की सोच प्रारंभ हो गई थी। मगर क्या है, मार्च 1977 में लोकसभा तथा जून 1977 में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का विलक्षण परिणाम रहा। केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी से भिन्नता रखने वाली पार्टियों का राज्यों में उदय, फलस्वरूप केंद्र राज्य संबंध नए सिरे से फिर बहुमत या बहस के रूप में जन्म लेना प्रारंभ हुआ। राज्यों में शासन करने वाली पार्टियां केंद्र से और अधिक स्वतंत्र होने की मांग करने लगी और राज्यों की केंद्र पर अत्यधिक वित्तीय निर्भरता की स्थिति ने एक बड़ी सीमा तक सत्ता के विकेंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ा दिया था। अतः केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता दूर करने के लिए पश्चिम बंगाल की जो वामपंथी सरकार ने मांग की केंद्र के राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकारों को कमी करके राज्य को अधिक एवं स्वतंत्र बनाया जा सके। मगर क्या है, फिर भी माना जाता है कि समय समय पर क्या किया गया, समय समय पर राज्यों के द्वारा अपनी स्वतंत्रता की मांग की गई। फिर भी संघीय व्यवस्था में एक बात ध्यान रखा गया कि अगर राज्यों को ज़्यादा अधिकार दे दिया गया है तो फिर क्या हो जाएगा, जो हमारी जो संघात्मक प्रणाली है उसका जो औचित्य है वो खत्म हो जाता है। औचित्य खत्म हो जाता है कहने का मतलब ये कि हम उसको ज़्यादा शक्ति अगर प्रदान देते हैं तो स्थिति उसी प्रकार की उत्पन्न हो जाएगी जिस प्रकार की स्थिति हम स्वतंत्रता से पहले हर एक राज्य अलग अलग अपनी अपनी नीति नियम बनाता था और अपने आधार पर व्यवस्था को संचालित करने का कार्य करता था। और फिर क्या हो सकता था, मनमानी तरीके से व्यवस्था को संचालित करने के कारण छोटे छोटे राज्य में फिर बढ़ जाएगी। अब छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाने के कारण जब उसका नियंत्रण अगर खत्म हो जाएगा केंद्र सरकार का, तो फिर एक देश का निर्माण करने का या संघात्मक व्यवस्था का निर्माण करने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसलिए क्या है, जो स्वायत्त है राज्यों को मिलनी चाहिए और देना चाहिए वो नहीं दिया जा चुका। इसका कारण यही रहा है कि अलग अलग पार्टियां अलग अलग राज्यों में क्या है राज्य की व्यवस्था संचालित कर रही थी और वो अलग अलग तरीके से या अपनी इच्छा अनुसार से राज्य की व्यवस्था को संचालित करना चाहता था। और कई बार तो कई पार्टियों ने, जैसे कि बंगाल है, पंजाब है, तमिलनाडु है, असम है, सिक्किम है, ये अपना एक अलग देश का निर्माण करना चाहता था। इसीलिए भी क्या है, ज़्यादातर जो केंद्र सरकार है राज्य सरकार को ज़्यादा पावर प्रदान नहीं करना चाहता था, ताकि कहीं ये संघात्मक व्यवस्था से निकलकर अपनी एक नए देश का निर्माण ना कर ले। उसके बाद आते हैं, ये तो हो गया स्वायत्तता की मांग के सामान्य परिचय। मगर स्वायत्तता का जो अर्थ है, राज्यों की जो स्वायत्तता है उसका अर्थ क्या होता है। भारतीय संघ में राज्यों की जो स्वायत्तता से अभिप्राय है राज्यों को आंतरिक मामलों में केंद्रीय सरकार की दखल अंदाजी कम हो तथा संविधान द्वारा प्रदत्त
विषयों पर उसे निरपेक्ष सत्ता प्रयोग करने का अधिकार हो। राज्यों को अपने कार्य क्षेत्र में पूर्णतः स्वायत्ता बनाया जा सके और जन कल्याण के कार्यों को अपनी योजना एवं विचारों के अनुसार से स्वतंत्र एवं निर्बाध रूप से कर सके। यह स्वायत्तता वित्तीय क्षेत्र में लगभग पूरी हो चुकी है। मगर केंद्रीय राजनीति एवं प्रशासनिक शक्तियों का न्यूनतम रहा है। उनका मानना है कि जो भले ही क्या है आर्थिक स्थिति से जितनी भी राज्य सरकार उन सभी सरकारों को क्या कर दिए गए हैं, अधिकार स्वतंत्र कर दिए गए हैं, मगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनको स्वतंत्रता प्रदान नहीं किया गया है। उसका कार्य विदेश संबंध, रक्षा, मुद्रा और जनसंचार के विषयों तक सीमित और संकुचित कर दिया जाए। उसकी कराधान की जो शक्ति है उसे मात्र इतनी हो जिसे वह इन कार्यों के लिए प्राप्त साधन जुटा सकने में समर्थ हो। केंद्र को मजबूत रखते हुए भी राज्यों को इतनी वित्तीय शक्ति प्रदान की जाए कि जो साधनों का अभाव में अपने को असहाय और अप्रभावशाली महसूस न करे। कहने का मतलब है कि राज्यों ने अपनी स्वायत्तता के संबंध में इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता मांग ली थी कि सिर्फ जो केंद्र है उसे संप्रभुता प्राप्त हो, वो किसी दूसरे के नियंत्रण में ना आए। बाकी जितनी भी स्वतंत्रता है वो सभी स्वतंत्रता मांग ली थी। कहने का मतलब ये कि जो एक केंद्र सरकार की जो शक्ति है सिर्फ विदेशी संबंध स्थापित करना, विदेशी से संबंध नियमन करना बस होना चाहिए। बाकी जितनी भी शक्तियां हैं और उतनी ही उसे आर्थिक अर्जन करने का, धन अर्जन करने का ताकत दिया जाना चाहिए जो विदेशों से संबंध स्थापित करता है। बाकी सभी शक्तियां क्या कर देनी चाहिए, राज्यों को प्रदान कर देनी चाहिए। ये उनके द्वारा माना गया है। और समय समय पर जो राज्यों के मुख्यमंत्री है उसके द्वारा भी इसके संबंध में कुछ चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री देवराज अरस के शब्दों में, आज की संघीय सरकार अपने कमजोर राजनीतिक चरित्र के कारण क्या बड़े भागीदार की भूमिका निभाने में असमर्थ है। जिन परिस्थितियों के कारण संविधान निर्माताओं ने एकात्मा की ओर झुकाव रखा था वह परिस्थिति अब बदल चुकी है। अब संविधान में संशोधन करके केंद्र एवं राज्यों को संघवादी ढांचे में समान एवं स्वायत्त भागीदार बनाना चाहिए। इसी से भारतीय संघ व्यवस्था प्रभावशाली ढंग से काम कर सकेगी। और 11 फरवरी 1978 को जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला ने कलकत्ता में कश्मीर मेले का उद्घाटन करते हुए इस बात की मांग की थी कि 30 वर्ष के पूर्व परिस्थितियां अब नहीं रही है, अतः राज्यों को अधिक अधिकार दिए जाना चाहिए जो है अपना विकास कर सके, ताकि केंद्र तथा राज्यों के समस्त संबंधों की पुनर्विचार किया जा सके। कहने का मतलब ये कि समय समय पर राज्य सरकारों ने इस पे मांग करती रही है कि केंद्र सरकार राज्यों को अलग छूट दे देनी चाहिए, अपनी राज्यों के विकास को सही तरीके से कर देना चाहिए। मगर राज्य स्वतंत्रता की मांग कैसी और किस तरफ से हुई, इसके संबंध में अगर देखें तो माना जाता है कि भारत में मार्क्सवादी, साम्यवादी दल, अकाली दल, नेशनल कांग्रेस और अखिल भारतीय द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम और अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम दलों द्वारा शासित राज्यों ने समय समय पर केंद्रीय सरकार की अधिकारों में कटौती के राज्य सरकारों में के अधिकारों को बढ़ाने की मांग किया जाता रहा है। मगर जनता पार्टी के शासनकाल में गैर जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जैसे जेतू बसु, प्रकाश सिंह बादल, शेख अब्दुल्ला, एम.जी. रामचंद्रन, देवराज अरस आदि ने मांग की कि केंद्र एवं राज्य के संबंधों में संतुलन की स्थिति होनी चाहिए और केंद्र के पास कुछ अधिकारों को छोड़कर सिर्फ सभी अधिकार राज्य के पास होना चाहिए, अर्थात राज्यों को स्वायत्त शासी निकाय बनाया जाए। कहने का मतलब ये है कि समय समय पर इसके संबंध में राज्य सरकार के द्वारा भी क्या किया जाता रहा है कि उनसे मांग किया जाता रहा है कि जो केंद्र सरकार है राज्य को इतनी शक्ति प्रदान किया जाना चाहिए कि अपनी सर्वांगीण विकास बेहतर तरीके से कर सके। अगर पश्चिम बंगाल की मार्क्सवादी सरकार के बारे में अगर जाने तो माना जाता है कि स्वायत्तता की मांग का बिगुल बजाने में अगुवा बनी हुई थी। इस उद्देश्य से वहाँ की सरकार ने एक विस्तृत मसौदा तैयार किया और इस पर उन्होंने मसौदे पर उन्हें पश्चिम बंगाल के मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर अन्य राज्यों तथा केंद्र की तत्कालीन सरकार मोरारजी देसाई सरकार को भेजा और राज्यों की स्वायत्तता के संदर्भ में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने तत्कालीन मुख्य प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से बातचीत की और सुझाव दिया कि सभी मुख्यमंत्री को सम्मेलन बुलाया जाए ताकि इस विषय पर राष्ट्रीय बहस चलाने हेतु वातावरण बनाया जा सके। और उनके बहस का मुख्यतः उसके मसौदा था, जिसमें सबसे पहला मसौदा में पहला पॉइंट ये दर्ज किया गया था कि भारतीय संघ को राज्यों का परिसंघ घोषित किया जाए, परिसंघ। उसके बाद आते हैं राज्य विधानसभाएं जो कानून पास करेगी उसमें किसी प्रकार का केंद्रीय अनुमति की आवश्यकता नहीं होगा, मतलब दोबारा वो जम्मू कश्मीर बनाना चाहते थे। उसके बाद आते हैं राज्यों में कभी भी राष्ट्रपति शासन न लागू किया जाए और संविधान के अनुच्छेद 356 और 357 को, जिसके तहत भारतीय संघ के राष्ट्रपति की राज्यों की विधानसभा को भंग करने का अधिकार प्राप्त है, उसे समाप्त किया जाए। कहने का मतलब ये स्वतंत्र देश का निर्माण करना चाहते थे। उसके साथ साथ
लोकसभा के समान राज्यसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष कराया जाए और 30 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों को राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। उसके साथ साथ अगला पॉइंट ये था कि कुल राष्ट्रीय राजस्व का 75% भाग राज्य सरकार को व्यय करने हेतु अनुमति प्रदान किया जाए। उसके साथ साथ राज्य के सभी कर्मचारियों द्वारा राज्य के अधीन होंगे। राज्यों में IAS भारतीय प्रशासनिक अधिकारी सेवा, IPS भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी न हो और इन पदों पर समाप्त किया जाए। इसके स्थान पर IAS, IPS व CRP केंद्रीय आरक्षी दल जैसी सेवाओं को राज्य के अधीन किया जाए। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी मांग की थी कि राज्यों में स्वशासन के अधिकार के संरक्षण के लिए संविधान का अनुच्छेद 228 के को इस प्रकार संशोधन किया जाए जिससे किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर कानून राज्य विधानसभाओं का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। उसके साथ साथ उन्होंने अगला मांग क्या की थी, संविधान का अनुच्छेद 249 को रद्द किया जाना चाहिए। योजना एक की कार्यप्रणाली को फेरबदल किया जाना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 280 को खत्म करना चाहिए। राज्यों को कर लगाने और वसूलने का अधिकार पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 280 और धारा 2 और 7 को समाप्त करना चाहिए और केंद्रीय मंत्रिमंडल में वाणिज्य संबंधित संविधान में अनुच्छेद कर 302 में निहित अधिकारी को खत्म करना चाहिए और संविधान का अनुच्छेद 200 और 201 को भी खत्म किया जाए और राज्य की क्षमता अनुसार से विधानसभाओं को केंद्र के समक्ष सार्वभौम क्षमता मिलनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल के मार्क्सवादी वित्त मंत्री अशोक मित्र ने आर्थिक स्वतंत्रता के संबंध में जोरदार तर्क पेश किए। यह कहा जा सकता है कि इसके आधार पर जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है वो पूरे तरीके से क्या करना चाहते थे, वो पूरे तरीके से हर एक राज्य को एक अलग देश के रूप में स्थापित करना चाहते थे ताकि किसी भी प्रकार का केंद्र सरकार मनमाने तरीके से राज्य की व्यवस्था को दिशा निर्देश प्रदान ना कर सके और बाद में अगर कोई राज्य चाहे किसी दूसरे देश में जाकर मिल जाए या अपने एक राष्ट्रीय चरित्र निर्माण कर सके, इसलिए उन्होंने इस प्रकार की रखा। फिर भी माना जा सकता है कि जो केंद्र सरकार है इस प्रकार की जो सोच है उसे अस्वीकार करते हुए उन्होंने अपनी अलग नज़र रखते हुए उन्होंने राज्य की अलग व्यवस्था का निर्माण करने के बारे में सोचा। और भारतीय संविधान में भी क्या है, इस प्रकार से क्या है, जो राज्य सरकारों ने अपनी अलग मांग रखी, फिर भी क्या है, जो भारतीय संविधान में राज्य की स्वायत्तता को सीमित करने के लिए कुछ अनुच्छेद क्या निर्धारित किए गए थे जिसके तहत उन्होंने राज्य सरकारों पर नियंत्रण करने का कार्य करते थे। अगर भारतीय संविधान के आधार पर अगर देखें, भारतीय संविधान में देखें तो कुछ ऐसे संविधान या अनुच्छेद निर्धारित की गई है जिस पे केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखने का कार्य किया जाता है। जिसमें अगर देखें तो सबसे पहला अनुच्छेद 155, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रांति अनुच्छेद 156 के अंतर्गत वहाँ अपना पद पर बना रह सकता है। कहने का मतलब उसकी अनुमति से या उसकी सहयोग से। या दूसरा अनुच्छेद इसमें ये व्यवधान ये उपलब्ध कराया गया है कि अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल कुछ विषयों से संबंध विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज सकता है। अगर राज्यपाल को अगर लगता है कि विधानसभा द्वारा बनाए गए कोई भी कानून क्या है मुझे राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए, तो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है और राष्ट्रपति को अगर लगता है ये कानून सही नहीं है तो उसे वापस कर सकता है दोबारा सुधार करने के लिए। उसके बाद तीसरा इसमें यह है कि अनुच्छेद 246(4) के अंतर्गत संसद को भारत के राज्य क्षेत्र के ऐसे भाग के लिए जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं आता है राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 246(4) के अनुसार से कि संसद ऐसे विषय पर भी कानून बना सकता है जो संबंधित राज्य के क्या है विषय के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे कि नक्सलवाद जैसे गुजरात के विषय सामग्री में नहीं आता तो क्या कर सकता है, अगर किसी भी विषय पर अगर उसको कानून बनाना हो उसमें क्या गुजरात में तो क्या कर सकता है, उस पर केंद्र सरकार बना सकता है। मगर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से संबंधित जुड़ी चीज़ों पर क्या करना है, कानून नक्सलवाद से जुड़ी हुई चीज़ें छत्तीसगढ़ में है तो उसमें सिर्फ राज्य सरकार क्या कर सकते हैं, कानून का नियम कानून का निर्माण कर सकते हैं। बाकी अन्य जगहों पर क्या है राज्य सरकार करेगी। तो इसी विषय को लेकर क्या किया गया है, कहने का मतलब है कि उस ऐसे विषय पर भी राज्य सूची के विषय पर भी कई कानून बनाने का जो अधिकार है भारतीय संसद को दिया गया है। उसके साथ साथ अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों केंद्र में निहित की गई। उसके साथ साथ अगर देखें तो अनुच्छेद 249 में राष्ट्रीय सूची में विषय के संबंध में जो भी विषय है उन सभी विषयों पर, कहने का मतलब यह है कि अगर केंद्र सरकार को अगर लगता है कि ये राष्ट्रीय महत्व की चीज़ है, जैसे कि आतंकवाद है या अन्य विषय है जो राष्ट्रीय हित के महत्व की चीज़ है, राष्ट्रीय महत्व की चीज़ है, उन सभी विषयों पर
केंद्र सरकार को नियम एवं कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। उसके साथ साथ 250 में आपातकाल के समय में संसद को राज्य सूची के सभी विषय में विधि बनाने का शक्ति प्रदान की गई है। आपातकाल जब लगता है 250 के अनुसार से संघ सूची राज्य सूची के जितने भी विषय है उसमें क्या कर सकता है, कानून बना सकते हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केंद्र किसी भी राज्य में आपातकाल के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। उसके साथ साथ अगर 257 देखें तो अंतर्गत कुछ दशाओं में राज्य सरकार को पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकती है और अनुच्छेद 312 के अंतर्गत आने वाली अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा किसी भी राज्यों पर नियंत्रण बनाए रखती है। उसके बाद 360 के अधीन वित्तीय आपातकाल की घोषणा राज्यों के विधायी की कार्यपालिका वित्तीय अधिकार को समाप्त किए जा सकते हैं। और अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन प्रक्रिया में भी संविधान के सम्मति की सर्वथा उपेक्षा की गई है। यहाँ तक कि कुछ विशिष्ट महत्वपूर्ण मामलों में भी राज्यों की मात्र परामर्श लिया जाता है, बाकी उसका कोई काम या उसको उपयोगिता नहीं प्रदान किया जाता। इसी कारण से क्या है, माना जाता है कि जो राज्य सरकार है उसके संबंध में इन्हीं चीज़ों के कारण क्या समय समय पर जो राज्य सरकार है क्या किया जाता है, राज्यों को स्वायत्तता या उसके जो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने ना करने के बारे में राज्य सरकार को कहा जाता है। स्वायत्तता या राज्य की स्वायत्तता की जो मांग है, वैसे तो संविधान में लागू होने से ही राज्यों का यह आरोप लगता रहा है कि उन्हें बहुत सीमित अधिकार दिए गए हैं और राज्यों की स्वायत्तता खतरे में है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कश्मीर, कर्नाटक से स्वायत्तता की जो मांग है वो ज़्यादा होती रही। पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पंजाब में अकाली दल भारत की संघात्मक व्यवस्था पर अधिकांशतः ये प्रश्न चिन्ह लगाते रहे, परंतु फिर भी अनेक ऐसे कारण या विवाद राज्यों के समक्ष हैं जिन कारणों से राज्य की स्वायत्तता की मांग तीव्र होती गई। कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे विवाद उत्पन्न होते रहे जिसके कारण से इसकी जो विवाद है वो तेज होती गई। अगर देखें सामान्य तौर पर अगर देखें तो राज्य स्वायत्तता की मांग का इतिहास भारत में केंद्र के द्वारा 1959 में केंद्र में नमूदरीपाद के नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार को गिराकर वहां राष्ट्रपति शासन घोषित करने से शुरू हुआ। उस समय तो कई बार ऐसा प्रतीत होता था कि सरकार में भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था के स्थान पर एकात्मक शासन व्यवस्था क्रियान्वित की गई है। इसलिए 11 अक्टूबर 1959 में अहमदाबाद स्थित हेराल्ड लास्की इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में केंद्रीय उद्योग मंत्री एम शाह ने अपने अभिभाषण के सिलसिले में कहा था कि केंद्र एक स्कीम रोलर बनता जा रहा है और राज्यों की स्थिति चिंताजनक लगती है। 1967 के चतुर्थ आम चुनाव में भारत एक दलीय अधिपत्य का अंत हो गया और भारतीय संघ के 9 घटक राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार सत्तारूढ़ हुई और वहीं से शुरू हुआ केंद्र में राज्यों के मध्य विवाद होना उत्पन्न हुआ या इनके मध्य टकराव यहाँ से प्रारंभ हुआ, ऐसा माना जाता है। फिर भी क्या है, समय समय पर क्या है, राज्यों के अलग मांग राज्यों को क्या है करने के अलग देने की बातें कही जाती रही है। जैसे उसने चाहे दिसंबर 1993 में अकाली सरकार है, जनवरी 78 पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु है, विभिन्न ने क्या क्या है राज्यों द्वारा क्या है लगातार मांग दोहराते गए हैं। केंद्र के लिए भी एक संभव नहीं था कि बढ़ती हुई मांग को पूर्व की भांति देखा करते। फलता 1924 में उन्होंने क्या किया, 1983 में सरकार आयोग को गठन किया ताकि क्या किया सके, जो उनके द्वारा मांग रखी जा रही है उसे देखकर क्या किया सके, सुझाव के आधार पर बेहतर किया जा सके। इस प्रकार राज्य की स्वतंत्रता की जो मांग है निरंतर उड़ती रही और 1984 में सिक्किम, जम्मू कश्मीर व आंध्र प्रदेश द्वारा केंद्र सरकार की विरोध किया गया और 1987 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तेलुगु देशम राज्यों की तेलुगु सदस्यों के राज्यसभा में इस बात पर नाराजगी प्रकट की। यह कहा जा सकता है कि बहुत सारे राज्यों ने इस विषय पर उन्होंने मांग करना प्रारंभ किया गया कि उसे कुछ अधिकार अलग दिया जाए। तो उसके संबंध में क्या है, कुछ सुझाव प्रदान भी किए गए सरकारी आयोग द्वारा। जो सरकारी आयोग का जो गठन किया गया है उसमें कुछ सुझाव भी दिए गए, जिसमें सबसे पहला माना जाता है कि राज्य को अपना पृथक संविधान हो। नहीं, एक समिति का गठन किया गया था स्वायत्तता को मांग कर लेकर विधानसभा के को लेकर कुछ समितियों का गठन किया गया था। जो 1986 में समिति का गठन किया गया था जिसका अध्यक्ष गुलाम मोहिउद्दीन साथ है। इस समिति ने 1999 में प्रस्तुत किया इसका रिपोर्ट राज्य स्वायत्तता के संबंध में जो कुछ सुझाव दिए गए, जिसमें सबसे पहला दिया गया था कि राज्य का अपना पृथक संविधान होना चाहिए, रक्षा विदेश दूर संचार मामलों में केंद्र के अधीन हो
लेकिन इसके अलावा सारे मामले पर फैसला लेने का अधिकार राज्य को पाल को सदर रियासत और मुख्यमंत्री को वजीर आजम का नामकरण प्रदान करने की संतुष्टि की गई थी। आपातकाल काल की घोषणा किए जाने पर राज्य विधानसभा से 2 माह के भीतर उसका अनुमोदन कराना अनिवार्य हो। ऐसा न होने पर आपातकाल को निरस्त माना जाए। राज्य में चुनाव कराए जाने या उसमें किसी भी परिवर्तन के बारे में पूरा अधिकार राज्य के पास हो और राज्य भारत संविधान के अनुच्छेद 246 में किए गए संशोधनों को निरस्त किया जाए और अनुच्छेद 370 के शीर्षक में लिखित अस्थायी शब्द के स्थान पर विशेष शब्द शामिल हो जाए और राज्य के संबंध में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 218, 220, 222, 226 का निरस्त किया जाए। उसके स्थान पर 1993 के पूर्व की स्थिति बहाल हो जाए। तो कहने का मतलब ये उपरोक्त सभी प्रकार के राज्य की स्वायत्तता की मांगों को 4 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने अस्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि यह प्रस्ताव देश की एकता अखंडता के हित में नहीं, इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार कावेरी जल विवाद अयोध्या में मंदिर निर्माण का मुद्दा भी वर्तमान में केंद्र सरकारों के राज्यों के संबंध में विवादास्पद रहे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने 30 जून 2001 को राज्य में 2 केंद्रीय मंत्रियों की गिरफ्तारी करा के केंद्र राज्य टकराव को पैदा किया और 2004 के चुनाव के बाद भी जिन जिन राज्यों में केंद्र के सत्तारूढ़ दलों की विरोधी सरकार बनी उसमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव तो अपने पूरे कार्यकाल में मनमोहन सिंह के साथ पक्षपातपूर्ण रवैये का आरोप लगाते रहे और इसके बाद 2009 में भी स्वायत्तता की मांगों का कोई ध्यान नहीं दिया गया। मगर फिर भी क्या है, समय समय पर स्वायत्तता की मांग है जो उठती रही। उसी प्रकार से अगर जम्मू कश्मीर स्वायत्तता समिति रिपोर्ट अगर देखें तो जम्मू कश्मीर सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1996 में विधानसभा चुनाव में राज्य की स्वायत्तता को मांग को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया और चुनाव में 2/3 बहुमत प्राप्त करके फारूक सरकार ने स्वायत्तता के मामले में विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया और 1996 में एक समिति का गठन किया जिसका अध्यक्ष डॉक्टर कर्ण सिंह नियुक्त किए गए। डॉक्टर कर्ण सिंह के त्याग पत्र के कारण फारूक अब्दुल्ला मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ सदस्य गुलाम मोहिउद्दीन शाह ने इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया और 19 अप्रैल 1999 इस समिति ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। जून 2000 में मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने स्वायत्तता की समिति का विवादास्पद रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था, परंतु कोई निर्णय नहीं निकल पाया और 2014 के विधानसभा परिणामों में इसने कांग्रेस का ही सफाया कर दिया और पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी 40 सीट, भारतीय जनता पार्टी 25 सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 और कांग्रेस को 12 तथा अन्य निर्दलीय दलों को 7 सीटें मिली थी, जिससे यह अब फिलहाल स्वायत्तता की जो मांग है वो ठंडी बस्ती में चली गई। अस्वायत्तता की जो रिपोर्ट है राज्य की 1953 की पूर्व स्थिति बहाल करने की सिफारिश की गई। विदेशी मामलों, संचार और सुरक्षा का अतिरिक्त से सभी मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने तथा राज्य के राज्यपाल को सदर रियासत एवं मुख्यमंत्री को वजीर आजम के नामकरण प्रदान करने की जो संस्कृति है इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई, मगर तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा इन सभी चीज़ों को अस्वीकार कर दिया गया था। फिर भी क्या है, 4 जुलाई 2000 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर की विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया और मंत्रिमंडल का मानना था कि यह प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि इस प्रस्ताव को स्वीकार करना पीछे को लौटना होगा और इससे ऐसी परिस्थितियों को बढ़ावा मिलेगा जो देश की एकता के हित में नहीं है। तो माना जा सकता है कि समय समय पर भी भारत के सभी राज्यों ने क्या गया पृथक संघ या राज्य से अलग होने के संबंध में या अलग अलग सोच उन्हें बताने की कोशिश की। कई राज्यों ने क्या तो भारतीय संघ व्यवस्था से अलग होने की प्रवृत्ति भी दिखाने की कोशिश की, जिसमें अगर सबसे पहले अगर देखें तो द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की मांग थी। उन्हें प्रादेशिकता के आंदोलन के प्रबल बनाने हेतु तमिलनाडु में डीएमके के दल ने प्रमुख भूमिका रही और 1960 में द्रमुक ने मद्रास में भारतीय संघ से अलग होने की इच्छा प्रकट की और जगह जगह भारत के मानचित्र को जलाया गया था। द्रविड़ ने यहाँ तक कहा था कि मद्रास, आंध्र प्रदेश, केरल और मैसूर का भारी संघ से अलग करके एक पृथक संप्रभु द्रविड़ स्थान राज्य बनाना चाहिए। उसके साथ अकाली दल ने भी क्या है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तुरंत मास्टर तारा सिंह ने पृथक सिख राज्य की स्थापना की मांग की और 1950 से 1960 के मध्य सिखों को हिंसात्मक आंदोलनों में माध्यम से पंजाबी सूबे की मांग की और नवंबर 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ। इससे भी सिख संप्रदाय संतुष्ट नहीं हुए और सिखों ने एक लिए सिख राज्य की मांग उठने लगी। अकाली दल ने महासचिव डॉक्टर जगजीत सिंह ने सिख जमानत को जागृत करने के लिए
सिखिस्तान की मांग हेतु विभिन्न देशों की यात्रा की। अकाली दल के कई नेता यह धमकी देने लगे कि भारतीय संघ के अंतर्गत सिख राज्य को स्वायत्तता प्रदान नहीं की गई तो जन आंदोलन के सहारा लेंगे। और आज भी अकाली दल राज्यों के अधिक स्वतंत्रता का मांग प्रस्तुत करता है। उसके साथ साथ जो असम में मिजो मांग कहने का मतलब असम के जो लोग हैं, मिजो के जो पहाड़ी जिलों में रहने वाले जो नेता हैं, वो भी क्या करते रहते हैं, भारतीय संघ से अलग रहने के बाद या अलग होने की बात करते हैं। वो एक अलग स्वाधीन मिजो राज्य की स्थापना करना चाहते हैं और इस ध्येय की पूर्ति हेतु मिजो राष्ट्रीय फ्रंट की स्थापना की गई, जो मिजो लोजो के सशस्त्र आंदोलन का मार्ग अपनाया। और 1962 में चीन आक्रमण के समय फ्रंट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, किंतु कछार और त्रिपुरा के क्षेत्रों में इसकी गतिविधियां चलती रही। और सन 1971 में मिजो नेता मिजो राज्य की मांग के प्रश्न पर जनमत संग्रह कराने की मांग करने लगे। और मिजो लोगों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए केंद्रीय सरकार ने मिजोरम नामक संघीय क्षेत्र की स्थापना की। बाद में इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद आते हैं असम में नागा आंदोलन। तो असम की नागा जातियों ने भी भारतीय परिसंघ से अलग होने के लिए आंदोलन छेड़ा और फिजो के नेतृत्व में नागा राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गई। हिंसात्मक संघर्ष या सक्रिय गतिविधियों का आरंभ कर दी गई। और सन 1952 में प्रथम आम चुनाव में नागा लोगों ने बहिष्कार किया और फिजो ने यहाँ तक कहा है कि नागा लोगों की संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाएंगे। और 1960 में नागा और केंद्रीय सरकार के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके फलस्वरूप राज्य की स्थापना मार्ग इन्होंने प्रशस्त हुआ। कहने का मतलब है नागालैंड राज्य की स्थापना के बाद भी नागा विद्रोही तोड़फोड़ कार्रवाई करने लगे। और 1973 के पूर्व में नागा विद्रोहियों की छापामार गतिविधियां चरम पर थी सीमा पर थी। और 2 सितंबर 1974 को अवैध गतिविधियां प्रतिरोध अधिनियम की अवधि के 2 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई तथा भूमिगत नागा राष्ट्रीय परिषद एवं उसके अन्य सहयोगी संस्थाओं को देश की सुरक्षा में प्रादेशिक अखंडता बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। तो कहने का मतलब है कि समय समय पर अखंडता स्वायत्तता की मांग करने के साथ साथ जो विभिन्न राज्य है उसके माध्यम से क्या किया जाने लगता था, उसके माध्यम से एक अलग राज्य एक अलग देश की स्थापना करने के बारे में उसके तर्क दिया जाता था। ये उनके पक्ष में या उसके साथ साथ उनके माध्यम से कार्य किया जा रहा था या देश विरोधी काम इसके माध्यम से भी कार्य किया जा रहा था। इसके संबंध में हमने जाने। हम अब अगला क्लास में तो ये तो हो गया आपका भारतीय संघ की पृथक होने की प्रवृत्तियाँ। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे जो स्वायत्तता की जो मांग है उसके समर्थन है और उसके विपक्ष में तर्क है। क्या स्वायत्तता का मांग करना सही है या गलत है, उसके बारे में कल जानेंगे।